कल हम आपको प्रतिस्थापन विधि के आधार पर जो प्रश्नावली 3.2 थी वो हम सारा आपको सॉल्व करा दिए थे। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि जो उदाहरण के सवाल हैं वो आप लोग सारे हल कर लीजिए, ठीक है। अब बुक्स की सवाल तो हम आपको बता ही दे रहे हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग उसको 2 बार 3 बार घर पे आके लगा दीजिए, ताकि फिर आपके सामने से गुजरे तो उसको करने में दिक्कत ना रहे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों को हम समझा चुके हैं। तो आज विलोपन विधि के आधार पर जो व्यवहारिक सवाल आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो सवाल हम कराएंगे, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 3.3 का, उसका जो शुरू में चारों सवाल दी गई है उसमें हमको लग रहा है कि आपको हम चौथी सवाल करा देते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। चौथी सवाल कराते हैं आपको। x/2, चौथी सवाल क्या दी गई है? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए, ये आपका रेखीय समीकरण के रूप में दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, ठीक है। कैसे बदलेंगे? एलसीएम लेकर, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 का ऊपर गुणा 3x, 3 दूना 6, 2 का ऊपर गुणा 4y बराबर माइनस का 1। अब 3x प्लस 4y, 6 का गुणा यहाँ -6, ये आपका कौन सा आ गया इक्वेशन? ठीक, इसका देखिए, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? एक एलसीएम कितना आएगा? 3 1 का 3, 1 यहाँ 3, 3 का ऊपर गुणा तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 1 का 3, 1 का ऊपर गुणा तो y में तो y ही रहेगा, बराबर क्या आ गया? 3। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 त्रिक का समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको हल करना है। चलो इसके नीचे लिख देंगे तो थोड़ा और बढ़िया से हमको समझ में आने लगेगा। ये समीकरण आपका 2 यही ना आया है। अब देखिए, हमको विलोपन विधि में क्या करना रहता था कि x या y किसी एक के गुणांक को बराबर करके फिर हमको जोड़ना है, घटाना रहता था, ठीक है। गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करते थे कि एक में जो गुणांक रहता था उसका दूसरे वाले में, दूसरे का जो गुणांक रहता था उसके पहले वाले में, तो गुणांक सेम मिल जाता था। यहाँ हमको दिख रहा है x का गुणांक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब हमको वो करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा बताओ, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। जब दोनों का चिन्ह समान है तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 - 2 करो, ये प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया। 4y में y क्या जगह जुड़ जाएगा, बराबर -6 में -9 क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -15, ठीक है। तो 5y बराबर -15 आ गया, तो y बराबर -15/5 या 5 के 5, 5 तिहाई 15, आ गया -3। y बराबर क्या आ गया? -3। y बराबर -3 हम किस में रख दें? किसी में रख दें, इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, चलो इसमें रखते हैं। 3x माइनस y की जगह हमको क्या लिखना है? -3 इसे कोष्टक में लिखोगे, ये नहीं कि माइनस पहले से दिया गया है तो खाली 3 लिख देंगे, पूरा y की जगह पे ये कोष्टक बना के लिख दोगे। बराबर का हमारा क्या आया था? 9 आया था ना, ये तो माइनस तो घटाने के बाद हुआ। चलिए 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 में से 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6, या x बराबर 6/3 या 3 दूना 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 2, y की वैल्यू क्या आ गई? -3। यही तो हमको निकालना था कि इनको हल करके x y का मान निकालना था। जब भी कभी इस तरीके का बट्टे में करके दे तो घबराना नहीं है, पहले क्या कर लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल करके उसको रेखीय समीकरण के रूप में लिख देना है, ax + by + c के रूप में। लिखने के बाद इसको हल कर देना है, ठीक है बेटा। चलिए, अब दूसरा जो व्यवहारिक सवाल है, देखिए व्यवहारिक सवालों को करने का तरीका आपको क्या बताए थे? सवाल को पढ़ते जाइए, सवाल जो बोल रहा है उसको समझते जाइए, ठीक है। देखिए, सवाल बोलता है, सुनने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग से सवाल को सुनिए और जो बोल रहा है उसको लिखते जाइए। देखिए बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश मतलब कौन वाला? ऊपर वाला। हर मतलब कौन वाला? नीचे वाला। ऊपर 1 जोड़ना है, नीचे 1 घटाना है।
तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में। भिन्न क्या बन गई हमारी? एक बन गई। फिर यदि हर में एक जोड़ दें, इसका मतलब है कि अंश को ज्यों का त्यों रहने देंगे, हर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? मान लिया वह भिन्न x/y है, x/y, जिसका अंश x है और हर y है। चलो इसको चलो मानते हैं। चलिए प्रश्नावली का दूसरा का पहला सवाल, माना भिन्न क्या है बेटा? x/y है, ठीक है, जहां x क्या है? अंश है, वह y हर है। ये आप एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है, एकदम एग्जामिनर को पढ़ाना है। फिर देखिए क्या लिख देंगे हम बेटा? फिर प्रथम शर्तानुसार क्या लिख देंगे? प्रथम शर्तानुसार अंश में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो अंश क्या था? x था, इसमें एक क्या करना है? जोड़ना है। हर क्या था? y, इसमें एक घटाना है। तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है, यानी बराबर क्या हो जाती है? एक। बस यही बोला है, सवाल में जो बोला है उसको लिखना आप जानेंगे तो सवाल को हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम? इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, x + 1 = y - 1, यही ना आ जाएगा। एक में गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक में गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो y को इधर लाओ, x - y, इस +1 को इधर ले जाओगे तो -1 - 1 क्या हो जाएगा? जुड़ के -2, x - y = -2। ये आ गया आपका समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिख लीजिए बेटा? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है बेटा? कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, हर में एक जोड़ देंगे, x/y + 1, तो भिन्न क्या बन जाती है? 1/2 हो जाती है। छापने पे कम ध्यान दें, समझने पे ज्यादा ध्यान दें। छापने को तो जब हम कर लेंगे तो छाप ही लेंगे। तो भिन्न किसमें बदल जाती है? 1/2 में। एक बार आप ये तरीका जान गए, अच्छा एग्जाम में जरूरी थोड़ी है यही सवाल आ जाएगी कि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो एक बदल जाता है। हो सकता है एग्जाम में घुमा के कह दे यदि अंश में 2 जोड़ दें, हर में 3 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। तो जब आप ये तरीका जानते रहेंगे तो आप कोई सवाल हल कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। और द्वितीय शर्तानुसार अगर मान लो यही जहां बोला है कि हर में एक जोड़ दें, लिख देगा कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर को ज्यों का त्यों रहने दो, या न लिखे, यदि अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तब अपने दिमाग से कर लीजिएगा इस तरीके के सवालों को, ठीक। अब इसको हल करिए, तिर्यक गुणा करिए, 2x = y + 1 या 2x - y = 1, यही ना आएगा? समीकरण 1, समीकरण 2। इस समीकरण 2 को इसके नीचे रखो, 2x - y = 1, ये कौन सा था? समीकरण 2। अब देखो हमको क्या दिख रहा है? y वाला सेम दिख रहा है और हमको विलोपन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि वाली गड़बड़ थी, उठा करके मान रखना होता था। कितनी आसान है, ठीक है। इस दोनों चिन्ह समान दिख रहा है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये तो स्वाहा, ये -2x + x क्या बच के आएगा? माइनस का x आएगा ना, बराबर -2 में -1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो -x = -3 आया, या दोनों साइड से माइनस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? x = 3। ये x = 3 मान लो किस में रख दो? इस समीकरण में रख दो। अरे नहीं, कौन सा समीकरण? हाँ, कौन सा समीकरण बना था? इस समीकरण में, समीकरण 1 में x की वैल्यू 3 रख दो। 3 - y = -2, यही ना है। तो -y = -2, 3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया, -3 - 2 -5 हो गया। इसका मतलब -y = -5 या y = 5, दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा ना, तो y = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आई है बेटा? 3, y की वैल्यू 5। इसका मतलब भिन्न हमारी क्या है? 3/5। खाली यही लिख के नहीं छोड़ोगे, आंसर ये लिखोगे।
अतः भिन्न 3/5 है। अच्छा, आंसर को मिलाना है तो मिला भी सकते हो, आंसर को मिलाना है तो मिलाओ। पहला शर्त क्या कहा है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो भिन्न क्या बन जाती है 1। अंश में 1 जोड़ो 3 1 4, हर में 1 घटाओ बचेगा 4, 1 बना कि नहीं। दूसरा क्या था, अंश को ज्यों का त्यों रहने दे, हर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो भिन्न 1/2 बन जाती है, यही ना होगा। 1/2 है कि नहीं, 3 का 3 होना चाहिए। इसका मतलब सवाल हमारी सही है। इस तरह के सवालों का मजेदार तथ्य यही है कि सवाल जब का आंसर लाते हैं तो आंसर से हम क्वेश्चन को मैच करा लेते हैं, तो हमको एकदम 100% यकीन हो जाता है कि हमारी सवाल सही है। 3 नंबर की सवाल है तो 3 नंबर लेकर अब राजा बन जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद की सवाल है, फिर देखिए उम्र वाली सवाल आ गई, मजेदार सवाल आ गई। एक ही आधार पर की सवालें आपको बता रहे हैं, सब उतार लिए हैं ना, उतार लिए थे कि नहीं उतार लिए थे, रोली उतारी थी ना तुम, हाँ उतार लो ध्यान से, घर पे जाके तभी ना आसानी रहेगी। फिर देखिए सवाल है दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 2 जने इसमें हमको मिल गए, एक सोनू मिल गए, एक नूरी मिल गए। अब पहला बोल दिया है 5 वर्ष पूर्व, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। मतलब बड़ा कौन है, नूरी की सोनू, नूरी बड़ा है। कितने साल पहले, 5 साल पहले। सोनू से कितना गुनी बड़ी थी, 3 गुनी बड़ी थी। ठीक है, फिर बोला है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब आज की आयु कितनी है, मतलब कौन सी आयु पूछा है, वर्तमान आयु। तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। माना, क्या मानेंगे बताओ बेटा, माना किसकी मान ले पहले, नूरी की। माना नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, x वर्ष। मान नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। और दूसरा कौन है फैक्टर, सोनू है कि सोनी है, क्या है, सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु क्या है बेटा, y वर्ष। क्या है बेटा, y वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब लिख दीजिए हम प्रथम शर्तानुसार, क्या लिख देंगे हम, प्रथम शर्तानुसार। इसका मतलब कि पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पहला तो 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी बताओ, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगी बताओ, आंख मूंद करके। 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 5 क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, हट गधा, घटाएंगे ना रे। आज तू 10 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का होगा, 5 साल का होगा ना, तो 5 घटाएंगे ना, तो x माइनस 5 वर्ष। सबसे पहले आंख मूंद कर हम ये लिख देंगे, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या लिखेंगे बेटा, y माइनस 5। आज की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब सवाल ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब नूरी की आयु x माइनस 5 और सोनू की आयु 5 साल पहले दोनों आमने सामने रख दो। समीकरण बनाने के लिए दोनों को आमने सामने रख दो। अब ये सोचो कि बीच में बराबर का चिन्ह हम तब लगाएंगे जब दोनों चीजें बराबर रहेंगी तब। 3 गुना किसकी आयु है बताओ, नूरी की। मतलब बड़ा कौन है, ई वाला है कि ई वाला, नूरी बड़ा, ये वाला बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 3 गुना। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में बराबर कब लगाएंगे, हट गधा, भाग किस में देंगे, ज्यादा वाले में। भाग किस में देंगे, चलिए देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या थी, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या थी, y माइनस 5 वर्ष। अब इन दोनों को हमको बराबर कब दिखा सकते हैं, ये सोनू की आयु, नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो किसमें 3 का गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, x माइनस, हाँ y माइनस 5 में।
सोनू छोटे हैं ना, तो सोनू में जब गुणा करेंगे तब नूरी के बराबर हो जाएंगे। अरे भाई ये थे 75 साल के, ये थे 25 साल के, तब नहीं इससे 3 गुना थे, तो इन दोनों जने को बराबर कब करेंगे? या तो इसमें 3 का गुणा कर दें, या तो 75 में 3 का भाग दे दें, तब ना बराबर हो जाएंगे। अब बस इतना काम कर दिए, हमारा समीकरण बन गया। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 बचे 15। एक्स वाई को एक साइड लाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, यही ना होगा? माइनस 15 प्लस 5 क्या बन जाएगा? माइनस का 10। ये कौन सा समीकरण बन गया? समीकरण 1। ये समीकरण 1 बन गया ना, इसको उतार लीजिएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब देखिए, अब हम क्या आ जाएंगे? द्वितीय शर्तानुसार। क्या आ जाएंगे बेटा? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष। तो जहां 5 लिखे हैं वहां क्या लिख देंगे? 10 वर्ष पश्चात। क्या लिख देंगे बेटा? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी? आज अगर x साल की है नूरी, तो 10 साल बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? x प्लस 10 की हो जाएगी ना। आज अगर नूरी 14 साल की है, तो वर्तमान मतलब गधा काहे नहीं समझ रहा है तू? वर्तमान माने आज होता है, आज। सवाल छोड़, भाड़ में गया। पहले तू सीधा सीधा समझ कि वर्तमान मतलब क्या होता है? आज होता है। जब तेरे से सीधा सीधा हम पूछ रहे हैं कि 10 साल बाद की उम्र बता, तो तुम सीधा सीधा x में 10 का जोड़ दो ना, x को 10 में जोड़ो, x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या आ जाएगी? y प्लस 10 वर्ष। समझ गया? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या आ जाएगी? y प्लस 10 वर्ष। अब हमको क्या बनाना है? समीकरण। क्या बनाना है? समीकरण। समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों को आमने सामने रख देते हैं। दोनों को आमने सामने रख देते हैं, उसके बाद सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 2 गुना कौन होगा? नूरी। सोनू की 2 गुनी हो जाएंगी। तो 2 का गुणा किसमें कर देंगे कि बराबर हो जाएगा? 2 का गुणा हम सोनू में कर दे, जो छोटका है उसी में गुणा करते हैं, जो बड़का है उसमें भाग देते हैं। तो इसमें 2 का गुणा कर दो बराबर, ठीक है। तो आ गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दाम 20। तो हो गया x, 2y इधर आया तो माइनस 2y हो गया, प्लस 20, और ये 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा ना। तो 20 माइनस 10 क्या हो गया? 10। इसका मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। ये समीकरण आपका 2 आ गया। चलो, अब समीकरण हमारा बन गया। तो पहला समीकरण हमारा क्या था? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। दूसरा समीकरण था x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। ठीक है। अब देखो, इसमें आप x का गुणांक दोनों में सेम दिख रहा है ना, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे कि घटाओगे हल करने के लिए? घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह समान है। तो घटाने पर ये प्लस x था, क्या बन जाएगा? माइनस x। ये माइनस था, प्लस बन जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस। ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y घट के क्या आ जाएगा? माइनस का y। माइनस 3y बड़ा था ना, प्लस 2y छोटा है, घट के माइनस का y आ जाएगा। माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस दोनों साइड हट जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। अब y का मान 20 किसी एक में रख दो, मान लो इसमें रख दो, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, या x माइनस 20 60 बराबर माइनस का 10, या x बराबर प्लस का 60 माइनस का 10, या 50। यानी x का मान क्या आ गया? 50 आ गया, और y का मान क्या आ गया? 20। यानी नूरी कितने साल की हैं? 50 वर्ष की। और सोनू कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के। चलो, अब देखो कि जो दोनों सवाल में शर्त दी गया है वो हमारा फॉलो करता है कि नहीं उसका आंसर। उसको पहला कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब 5 साल पहले नूरी कितने साल की रही होंगी? 45 साल की। 5 वर्ष पहले सोनू कितने साल के रहे होंगे? 15 साल के। आज 20 थे तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे? 15 के। बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 15 तिहाई 45, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। और दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले ही बताओ 10 वर्ष बाद नूरी कितने साल की हो जाएंगी? 60 साल की हो जाएंगी। 10 वर्ष बाद सोनू कितने साल के हो जाएंगे? 30 साल के हो जाएंगे। तो दिख रहा है कि नहीं, 2 गुना हो गए कि नहीं नूरी इसकी? इसका मतलब सवाल हमारा सही है। समझ में आ गया? उम्र वाला सवाल कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। उम्र वाला सवाल देखते ही लाट टपकने लगना चाहिए कि हम ये वाला सवाल लगाएंगे। ये सवाल लगाने का प्रॉफिट क्या होता है कि हमको पता चलता है कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम सॉल्व करते हैं तो लगता है ना कि जो आंसर आया है हमारा सही है कि नहीं। घर जाएंगे, मिलाएंगे, देखेंगे गलत निकल गया तो गया आंसर। अब सोचो कितनी मजेदार चीज है कि अगर एग्जाम हॉल में ही आपको पता चल जाए कि हमारा सवाल एकदम सही है। ये कैसे पता चलेगा? जब इस तरीके के सवालों को आप लगाएंगे। उन सवालों को चुनिए कि जो सवाल का आंसर से हम सवाल को मैच करके सेटिस्फाई करा दें। ठीक है, चुन चुन के उन्हीं सवालों को हल करिए, एक भी सवाल आपकी गलत नहीं होगी। एग्जाम हॉल से निकलते ही आप जान जाएंगे कि हम इतना में से इतना नंबर पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए तीसरी सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। अच्छा, 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें एक तो इकाई का अंक होगा और एक तो दहाई का अंक होगा, यही ना होगा। जैसे मान लो कि 2 अंकों की संख्या है हमारा 23 हमारा 2 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक क्या है? दहाई का अंक क्या है? 2। इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे? दहाई मतलब क्या होता है? 10। दहाई मतलब क्या होता है? 10। जब भी इन दोनों को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 10 धन 3, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो अगर मान लो हम लिख दिए 35, इकाई कौन है? 5, दहाई कौन है? 3। जब इन दोनों को एक साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 10 धन 5, क्योंकि 3 क्या था आपका? दहाई था, 5 क्या था? इकाई। तो 30 5 35। अब बराबर हुआ कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है? y है, दहाई का अंक क्या है? x है। तो x क्या है? दहाई है। तो इसको ऐसे लिखोगे ना, x गुणे 10 प्लस y, तो 10x प्लस y लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, अगर हम बोल दें कि इस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, जैसे 23 को क्या कर दिया जाए? 32 कर दिया जाए, तो इसको x y को क्या कर देंगे? yx। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ? दहाई कौन हो गया? y हो गया। तो लिखेंगे 10y प्लस इकाई वाला x, ऐसे लिखेंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? इस एकदम ध्यान से इस फैक्टर को याद रखना। जब भी इस तरीके की सवाल आती है ना तो सवाल आपको फंसा देती है, क्योंकि आमतौर पे सब करता क्या है? एक्स वाई को x प्लस वाई लिख देगा, इस 10 को भूला जाता है, दहाई को भूला जाता है। ठीक है, जब भी कभी किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों को आप एक्स वाई मानेंगे तो संख्या कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब भी मानेंगे कि माना किसी संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है? y है, तो संख्या क्या होगी? 10y प्लस x होगी। समझे कि नहीं समझे? जब भी हम कभी लिखेंगे, जैसे चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। माना संख्या के इकाई के अंक को y मानो, क्या है? y। और दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक क्या है बेटा? x है। दहाई का अंक क्या है? x है। तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी बताओ, कैसे लिखेंगे? संख्या क्या होगी? खाली एक्स वाई लिखेंगे? नहीं, x गुणे 10 प्लस y लिखेंगे, 10x प्लस y, क्योंकि x क्या था आपका? दहाई था, और y इसमें जोड़ देंगे तो y, 10x प्लस y, ये आपकी संख्या होगी ना। समझे नहीं समझे? अब चलो, इतना आप समझ गए, समझ लो ये सवाल आप हल कर लिए। सवाल का पहला शर्त कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, मतलब किसका किसका योग? 2 अंकों की संख्या है, 2 ठो अंक है, एक अंक x है, एक अंक y है। इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का जोड़ क्या है? योग मतलब जोड़ क्या है? 9 है। क्या है? 9 है।
प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई बराबर क्या दिया है बेटा 9, समीकरण 1 मिल गया आपको। और द्वितीय शर्तानुसार दिया है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या। देखिए जो सवाल बोल रहा है वही हम आपको सुना रहे हैं। जब सवाल को आप सुनना सीख जाएंगे तो सवाल लगाना आप सीख जाएंगे। दूसरी लाइन कह रहा है कि संख्या दी गई संख्या के 9 गुना, संख्या का 9 गुना। ये तो संख्या के अंक थे ना, लेकिन संख्या क्या थी, ये थी। इसका 9 गुना, मतलब किसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने पर। संख्या का अंक उलटोगे तो इकाई का अंक x हो जाएगा, दहाई का अंक y हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दहाई का अंक y हो जाएगा। पलटने पर जो संख्या मिलती है तब इस स्थिति में संख्या क्या मिलेगी, क्योंकि तब दहाई तो y हो जाएगा ना, इकाई x, तब तो इस स्थिति में संख्या क्या मिलेगी, यह। पलटने पर प्राप्त संख्या की 2 गुनी है, मतलब इसकी 2 गुनी है। इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। बस दूसरा समीकरण वहीं से निकल जाएगा। अब लिखिए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार लिखो संख्या के अंकों को, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, घर पे जाके इसको रिवाइज करिएगा तभी आएगा। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तब प्राप्त संख्या यहाँ जो 10x प्लस वाई थी वो क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, अब लिख दीजिए कि जो प्राप्त संख्या है, अब देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब जो सबसे पहले वाली संख्या थी, पहले वाली संख्या का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना मतलब इसमें 9 का गुणा कर देते हैं। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, मतलब किसका 2 गुना है, इसका। संख्या के अंकों को जब पलटा तो कौन सी संख्या मिली, ये मिली, इसका 2 गुना इसके 9 गुने के बराबर है। देखिए इस सवाल को हमने क्या किया, समझा। जब सवाल आप भी ऐसे पढ़ के समझेंगे तब आप समीकरण हल कर लेंगे। ठीक है, पहला नियम तो ये जानिए, जब भी 2 अंकों की संख्या हमको लिखना हो, इकाई दहाई का अंक माने, तो इकाई का अंक दहाई का अंक, फिर संख्या लिखने में x प्लस वाई मत लिख देना, खाली संख्या क्या लिखना, दहाई में 10 का गुणा कर लेना, 10x प्लस वाई, क्योंकि 35 को कभी भी 3 प्लस 5 नहीं लिखोगे, 30 प्लस 5 लिखोगे, 3 दहाम 30 प्लस 5। जब इकाई का अंक y था, दहाई का अंक x था, तो संख्या क्या थी, 10y प्लस x थी, 10x प्लस y थी। जब इसके अंकों को हमने उलट दिया तो संख्या क्या मिली, 10y प्लस x, क्योंकि तब y आपका दहाई हो गया, x आपका इकाई हो गया। अब सवाल को पढ़ लो, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो पहले वाली संख्या थी उसका 9 गुना, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। चलो गुणा भाग करो, समीकरण निकालो। 9 दहाम 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। समझ गए ना, 90x में से 2x को घटाओ, 10x प्लस y, 90x इधर लाओ, माइनस 2x प्लस 9y माइनस का 20y बराबर 0। समझ गए कि नहीं समझे। उसके बाद देखो 90 में से 2 गए, कितना x आ गया, 88x, और प्लस 9y है, माइनस का 20y है, तो क्या आएगा बताओ, प्लस 9y है, माइनस का 20y है, क्या आएगा घट करके, माइनस का 11। वेरी गुड, माइनस का 11y बराबर 0। अब देखो इधर लिख दो, 88x बराबर 11y, यही आ गया ना, 88x बराबर 11y। या लिख सकते हो x बराबर 11 बटे 88y, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, 11 नीचे 88, अब 11 के 11 11 अठे, तो आ गया x बराबर y बटे
8, या लिख सकते हो y बराबर 8x। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? इतना तो समझ में आया कि नहीं है? y बराबर 8x। अब इसी y का मान उठा के कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। ये आपका समीकरण 2 था। इस समीकरण 2 से y का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान क्या रखोगे बेटा? 8x। तो x में 8x जोड़ो तो बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। तो x 8x प्लस 1x बराबर 9x बराबर 9 या x बराबर 1। क्यों 1 आएगा? 9/9 को 1 कर देंगे काट करके। x का मान क्या आ गया? 1। जब x का मान 1 आ गया तो y का मान क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? मुझबानी बताओ। अरे यहाँ पे 1 रख दोगे इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब x हम क्या माने थे? दहाई का अंक। इसका मतलब दहाई का अंक क्या होगा? 1। y क्या माने थे? इकाई का अंक। y क्या माने थे? इकाई का अंक। क्या होगा? 8। यानी संख्या हमको क्या मिली? 18। यानी संख्या हमको क्या मिली? 18। अब सवाल को हम चेक करते हैं प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। पहला क्या था कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 है, इसको जोड़ो। 8 1 9, मतलब पहला समीकरण को फॉलो कर गया। और दूसरा ये कह रहा है कि संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंकों को उलटने पर हमको क्या संख्या मिलती है? 81। क्या मिलती है? 81। अब लिख दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। 18 9 162। 81 दूना 162। इसका मतलब हमारा सवाल सही आया है। समझ गए कि नहीं समझे? सवाल में टेक्निक था, घर पे जाके उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। फिर भी कहीं अगर आपको समझ में ना आए तो आकर के फिर से पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। इसमें 5 सवाल है, पांचों सवाल बड़ी मजेदार है। दिल कर रहा है हम ये पांचों सवाल बता करके आपका ये अभ्यास आज खत्म ही कर दें, ठीक है। इसके बाद आज का आ जाएगा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अभी टाइम भी है 15-20 मिनट का। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना रुपए निकालने के लिए गई? 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। तो इस सवाल मिटा दे तो चलिए घर पे जाके इसको तुरंत आजकल इसको कम से कम 3 बार देखिएगा, नहीं भूल जाएगा आपको। और क्या याद रखिएगा? जो दहाई इकाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखिएगा, ठीक। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मतलब कि भैया हमको खाली 50 का नोट चाहिए और कितने का नोट चाहिए? 100 का नोट, और कुल हमको 2000 रुपया तुम हमको दे दो। और उस खजांची ने मीना को कुल कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। अब तुमको ये नहीं पता है उन 25 में कितना 500 का, कितना हमको 50 का दिया और कितना 100 का दिया। अब वही पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जो पूछता है उसी को क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना खजांची ने 50 रुपए के कितने नोट दिए? 50 रुपए के x तथा 100 रुपए के y नोट दिए। ये क्लियर हो गया? यही पूछा और यही हम क्या किए? मान लिए। तो अब देखो दिया है कि कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए ना। कितना नोट? 25 नोट। मतलब x और y को मिला करके कितना नोट आया? 25 नोट। इन नोटों की संख्या है ना, x और y नोटों की संख्या है, तो x और y मिला करके आया 25। अब इसमें दिया है कि कुल कितना पैसा उसको निकालना था? 2000 रुपए निकालना था। चलो तो कितने कितने का नोट था? 50 का और 100 का। मान लो 50 का नोट कितना निकाली? x निकाली। 50 का नोट कितना निकाली? x ठो। अब x 10 ठो निकाली कि 15 ठो निकाली हमको नहीं पता। प्लस 100 का नोट कितना निकाली? y ठो। इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना रुपए उसको निकालना था। 2000 रुपए निकालना था ना उसको।
उसको कितना निकालना था? 2000 रुपए निकालना था। अब 50 का नोट हमको 5 ठो दी, वाई का 20 ठो दिया कि 50 का 10 ठो दिया, वाई का 15 ठो दिया, 50 का 15 दिया कि वाई। अब यही समझो ना, जैसे हमको 100 रुपए निकालना है, ठीक है, हमको 10-10 का और 20-20 का नोट चाहिए। मान लो 10 का 4 ठो दे दिए और 20 का कठो दिए 3 ठो दे दिए। 10 का कठो दिए 4 नोट और 20 का कठो दिए 3 ठो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 10 रुपए के कितने नोट थे? 4 नोट थे। 20 रुपए के कितने नोट थे? 3 नोट थे। तब ना जोड़ करके 100 रुपए होंगे, बोलो। तो वही तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि 50 रुपए के यक्स नोट थे, 100 रुपए के वाई नोट थे, पूरा हमको 2000 रुपए महीना को निकालना था। तो चलिए अब इसी को हल करिए, इसको क्या करिए, हल करिए। 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, कितना क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी आप कॉमन ले सकते हैं जो इन सब में कॉमन हो। आप 50 सब में कॉमन हमको दिख रहा है, 50 हमको दिख रहा है क्योंकि 50 से सब कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कट जाना। 50 से इसमें काटोगे तो एक बार जाएगा, यानी क्या बचेगा? यक्स बचेगा। 50 को इससे काटोगे तो 2 बार जाएगा, 50 दूना 100, और 50 से इसको काटो, 50 चौका 200 और बचा 0। कट गया कि नहीं कट गया? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? काट देना, कि ऐसा कॉमन लो जिससे ये तीनों कट जाए। तो ये हमको क्या मिल गया? समीकरण 2। अब चलो एक ठो तो हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा मिल गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। चलो विलोपन विधि लगाओ। क्या करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? क्योंकि चिन्ह समान है, माइनस 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 कैंसिल। ये क्या आ गया? माइनस का y, ये क्या आ गया? माइनस का 15, यही ना आएगा? माइनस का 40 प्लस का 25 माइनस का 15, माइनस माइनस स्वाहा, y इज इक्वल टू 15। अब y का मान 15 उठा के कहाँ रख दो बच्चा? यहाँ रख दो। तो x का मान क्या आएगा? 25 में से 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा 10। इसका मतलब 50 के कितने नोट दिए? 10। और 100 के कितने नोट दिए? 15। 50 के 10 नोट दिए मतलब कितना हुआ? 500। और 100 के कितने नोट दिए? 15, मतलब क्या कितना हुआ? 1500। दोनों को जोड़ने पे 2000 आया कि नहीं आया? इसका मतलब सवाल हमारा सही है, ठीक है। आंसर से सवाल मैच करा लो, पता चल जाएगा सवाल सही है कि नहीं सही है। इस तरह के सवाल को हल कर लोगे। जब भी ये नोट वाली सवाल आए कि इतना नोट इसका है, इतना नोट इसका है, तो पहला बात तो ये जानो कि नोटों की संख्या को जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये याद रखो कि अगर हमको ऐसे इसी 50 की जगह पे बोल तो दिए कि अगर 20 का हमको 3 नोट था, 10 का 4 नोट था, जोड़ने पे 100 रुपए आया कि नहीं आया? मन में अपने बना लो। जब समीकरण बनाने ना आए तो मन में अपने सोच लो कि अगर हमको बैंक से निकालना रहता, 100 रुपया निकालना रहता, हम बोल देते कि 10-10 के इतना दो, 20-20 के इतना दो, तो समीकरण कैसे बनाते हम, समझ गए। अब इसके बाद वाली जो सवाल है, ये सवाल हूबहू एकदम कल की तरह है। जैसे कल बताए थे ना कि एक नियत भाड़ा रहता है और एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से लेंगे, उसी तरीके से आज क्वेश्चन किस पे आ गया है? पुस्तकालय पे आ गया है। देखिए, चलिए इसके बाद ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको सारा क्वेश्चन हुआ तो हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का क्या है? एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। याद रखो, शुरू का 3 दिन का किराया कितना है? नियत है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग लिया जाता है। मतलब एक दिन भी तुम एक्स्ट्रा गए 3 दिन के बाद तो तुमसे किराया हम एक्स्ट्रा लेंगे। मान लो तुम हमारे पुस्तकालय से किताब लेके जा रहे हो ना, 3 दिन का किराया हम 15 रुपए रख दे रहे हैं। कितना रुपए? 15 रुपए। तो 3 दिन के बाद तुम जितना दिन भी रखोगे, हर दिन का तुमसे 4-4 रुपए हम लेंगे, ठीक है। बताओ, तुम 4 दिन बाद अगर किताब हमको देने आओगे तो कितना रुपए हमको दोगे? 19 रुपए देगा ना गधा। 15 रुपए नियत किराया है, एक दिन का 4 रुपए है। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तुम आया है तो 15×4 = 19। अगर तुम 6 दिन के बाद किताब हमको लौटाएगा तो कितना रुपए हमको देगा तुम? 6 दिन के बाद कितना रुपए लौटाएगा? 3 दिन का तो नियत था,
तो 3 दिन का तो 15 रुपए है, बाकी 3 दिन और है तो 4 तिहाई 12, 15 12 27, मतलब वो कितना रुपए लौटाएगा तुम? 27 लौटाएगा। समझ गया ना सवाल को? चलो देखो इसमें फिर कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिनों तक रखने के लिए? 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी शुरू का 3 दिन का तो उसने कोई किराया नहीं दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद जो दिन 4 दिन रखा होगा उसका किराया उसने दिया होगा, ठीक है। जबकि सूरी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। सूरी ने कितने रुपए अदा किए? 21। कितने दिन रखा? 5 दिन। 3 दिन का तो किराया सेम है, उसके बाद 2 दिन का किराया अतिरिक्त था और कितना रुपए दिया? 21 दिन। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए, माना नियत किराया कितना है? नियत किराया कितना है बेटा? x रुपए है। नियत किराया कितना है? x रुपए है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है बेटा? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपए बेटा? y रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, ठीक है। अब आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त हमारी क्या कह रही है? पहली शर्त हमारी कह रही है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। उस 7 दिन में 3 दिन का किराया तो नियत था ना? 3 दिन का किराया नियत था, यानी 3x रुपए नियत है। 3x रुपए नियत है। बाकी कितना दिन बचा? 4 दिन बचा। 4 दिन का किराया उसको कितने रुपए के हिसाब से देना है? y रुपए। 3x + 4y बराबर कितना रुपए सरिता ने दिया? 27 रुपए अदा किया। समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार सरिता के बाद किसकी बारी आ गई? सरिता के बाद बारी आ गई कि सरिता के बाद बारी आ गई पुस्तक सूरी का। हाँ, सूरी ने 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। 5 दिन का कितना रुपए अदा किया? 21 रुपए अदा किए। तो चलिए 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया नियत था। 3 दिन का किराया क्या था? नियत था। तो 3 दिन का किराया क्या होगा? 3x। और बचा एक दिन, तो 1 दिन का किराया क्या है? y है। इसको ये मान लो कि माना नियत किराया कितना है? 3x। माना नियत किराया कितना है? 3x रुपए है। तो बराबर कितना रुपए अदा किए? 21 रुपए। समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, चिन्ह समान है, कैंसिल, माइनस माइनस। कहा? हाँ, 5 दिनों का किराया है तो इसका 2y होगा। वेरी गुड, क्योंकि 3 दिन का किराया सेम था और 2 रुपए y। ठीक, चलिए अब आइए, ये प्लस था तो माइनस हो गया। 4y में से 2y आएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2y आएगा ना। और 27 में से 21 जाएगा तो क्या आएगा बेटा? 6। तो y बराबर 6/2, यानी 2 तिहाई 6। समझ गए? तो यानी प्रतिदिन का किराया कितना आ जाएगा? 3 रुपए 3 दिन के बाद। ठीक है, अब y का मान 3 उठा करके किस में रख दो? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में किसी में रख दो, एक में ही रख देते हैं। तो 3x + 4 तिहाई 12 बराबर 27। 3x बराबर 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 15, या 3x बराबर 15। ठीक है, तो 3x बराबर, यही 3x तो उसका नियत किराया था। 3x उसका नियत किराया था ना। तो नियत किराया कितना आ जाएगा बेटा? 15 रुपए। नियत किराया कितना आ जाएगा? 15 रुपए। यानी 3x का क्या मान आ गया? 15। यही 3x मतलब 3 दिन का। 3x मतलब 3 दिन का। यहाँ खाली x की वैल्यू नहीं था, 3x माने थे ना। मान नियत किराया, क्योंकि 3 दिन का किराया सेम था तो 3x माने थे हम। ठीक है, तो 3x बराबर 15। अब यहाँ x बराबर 15/3 मत कर देना, क्योंकि हम यहाँ 3x माने हैं ना। कितना माने हैं? 3x माने। इसका मतलब हमको 3x की वैल्यू 15 रुपए। यानी 3 दिन का किराया कितना था? 15 रुपए। और प्रतिदिन का किराया कितना था? 3 रुपए। अब चलो सवाल को हल करो कि देखो आपका सवाल मैच कर रहा है। नियत किराया कितना दिया? 15 रुपए।
और नियत किराया और प्रतिदिन का किराया कितना दिया, 3 रुपए, 4 तिहाई 12, 12 15 27। फिर 3x का मान क्या आया था 15, y का मान क्या आया था 3, 2 तिहाई 6, 15 6 21। मतलब हमारी सवाल सही है। इस तरीके से आपका दो चर राशि रैखिक समीकरण का सारा सवाल आपको हम सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब जो भी सवाल आपको नहीं आती है आप हमसे पूछ लेंगे या इस पर डिस्कस कर लेंगे। हम लोग इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे कि अगला 1-2 महीने में हम लोग चैप्टर ये गणित का किताब जो है खत्म कर देंगे 1.5-2 महीने में। एग्जाम आते आते कम से कम इसको 3-4 बार हम लोग दोहरा लेंगे। ठीक है, ताकि इस किताब का कोई कोना न छूटे जहां आप देखे न हो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको देख के मुस्कुराए, अरे ये पूछे हो, ये तो हमको आता है, थोड़ा और कठिन पूछे होते। समझ गए ना। चलिए आज की क्लास फिनिश।